व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि मांग की लोच किसे कहा जाता है और किन किन विधियों से मांग की लोच को निर्धारण किया जा सकता है। उसमें हमने पहले मार्शल की फ्लक्स के प्रतिशत परिवर्तन रीति को देखा था, उसके बाद मार्शल की कुल व्यय रीति को भी हमने डिस्कस किया था, उसके बाद चाप लोच को भी डिस्कस किया था और लास्ट जो वीडियो हमने 5वां नंबर था जो वीडियो का मांग की लोच का, उसमें हमने मांग की बिंदु लोच के बारे में चर्चा की थी और उसमें हमने डिस्कस किया था कि मांग की बिंदु लोच निकालने के लिए बिंदु के निचले भाग में बिंदु के ऊपरी भाग का भाग दिया जाता है। सामान्य रूप से अगर आप यूजी कक्षा में है, बीए पार्ट फर्स्ट में है, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में है तो उतना करने से काम चल जाएगा, अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मांग की बिंदु लोच का सूत्र किस प्रकार से बनता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पहले से ही बता देता हूं, ये टॉपिक पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, यूजी वाले बच्चों के इतना काम आने वाला नहीं है। तो जो मैं इसका वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके साथ में इसमें टैग लगा दूंगा कि ये पीजी के लिए है। तो देखिए किस प्रकार से सूत्र बनता है उसकी बात करेंगे। मांग के बिंदु लोच का सूत्र किस प्रकार से बनता है, तो देखिए मांग की लोच होती है मांग मात्रा में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन, ये हमने पढ़ा। तो हमने इसको किया था कि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय 100 से 100 कटा तो मांग की लोच आई थी डेल्टा क्यू बटे क्यू मल्टीप्लाई पी अपॉन डेल्टा पी, या मांग की लोच हमने ली थी P अपॉन क्यू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ये हम पहले कर चुके हैं। मांग की लोच ज्ञात करने का फॉर्मूला हमने इसी प्रकार से निकाला था कि मांग की लोच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मांग मात्रा में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन को कीमत में प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन से विभाजित करेंगे तो मांग की लोच आएगी। अब देखिए इसी फॉर्मूले के माध्यम से यदि हम मांग की बिंदु लोच निकालते हैं तो क्या आता है उसको हम डिस्कस करेंगे। सपोज कीजिए, देखिए ये मांग वक्र है, मांग वक्र आपका ए बी है, ये कीमत P1, ये कीमत P2 और क्वांटिटी यहां Q, ये Q1, ये Q है, Q1 क्वांटिटी। कीमत जब P थी तो क्वांटिटी Q थी, जब कीमत घटकर P डैश हुई तो क्वांटिटी बढ़कर Q डैश हो गई और पहले उपभोक्ता संतुलन में था, मान लीजिए C बिंदु पर, बाद में संतुलन पे था D बिंदु पर E। अब देखिए मांग की लोच निकालने का किस प्रकार से बिंदु लोच का फॉर्मूला आता है उसको हम यहां डिस्कस करेंगे और बाद में मांग की लोच बिंदु लोच के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए मांग की लोच बराबर होती है P अपॉन Q गुणा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। प्रारंभ में मांग की लोच C बिंदु पर है, तब कीमत है OP और इस OP कीमत पर मांग है OQ। चेंज इन मांग हुई कीमत, चेंज इन मांग हुई Q डैश और चेंज इन कीमत हुई P डैश। क्या किया, मांग की लोच का फॉर्मूला लगाया P अपॉन Q डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। कीमत थी जब OP तो मांगी जाने वाली मात्रा थी OQ, C बिंदु पर संतुलन में उपभोक्ता था। तो मांग की लोच हम लिख रहे हैं मांग की लोच C बिंदु पर। मांग की लोच कौन से बिंदु पर, C बिंदु पर। तो कीमत, ये मांग, कीमत मांग में परिवर्तन है, कीमत में परिवर्तन। अब देखिए OQ डैश बराबर है ED के, ED के बराबर है और PP डैश किसके बराबर है, CE के बराबर है। तो हम इसको ले सकते हैं मांग की C पर लोच OP अपॉन OQ गुणा ED अपॉन CE। ये हमने इसको कर लिया। अब देखिए त्रिभुज CQB वह त्रिभुज, देखिए CQ और B और त्रिभुज CED में हमने ये जो त्रिभुज है CQB और इन दोनों की आपस में तुलना कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज और ये बड़े वाला त्रिभुज। तो देखिए कोण CQB बराबर आएगा कोण CED। देखो ये भी कोण समकोण है, ये भी कोण समकोण है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, तो ये कोण बराबर होगा।
दूसरी चीज देखेंगे, ये भुजा QB पैरेलल है, समांतर है भुजा ED के, यानी ये भुजा QB पैरेलल है ED के, और तीसरी चीज देखेंगे कि ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि एक ही रेखा पर दोनों कोण है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि कोण CDE बराबर है एंगल DBQ के, CBQ के। तो यह देखिए, दो कोण बराबर है, एक भुजा समांतर है, तो हम बोलेंगे दो कोण बराबर है, चूंकि दो कोण बराबर है वह एक भुजा समानांतर है, अतः त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, वह इनकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी, इनकी भुजाएं समान अनुपात में होगी, यानी ये 4 है तो ये 2 होगा, तो ये 3 है तो ये, मतलब अनुपात बराबर होगा। जैसे ये 5, ये 10 है, ये 5 है, तो ये 10, ये 8 होगी तो ये 4 होगी, इस प्रकार से अनुपात बराबर होगा। यानी पूरा दोनों जो कोण त्रिभुज CQB और इन दोनों में अनुपात बराबर है, ये बड़ी है, पर जैसे ये 2 है, ये 10 है, तो यहाँ पे 2, तो ये भी 10, यानी अनुपात बराबर होगा। मान लीजिए QB बराबर 10 और ED बराबर है 2, तो इधर से हम लेंगे CQ 8 आएगा, या CQ मान लो या 20, तो CE बराबर आएगा 4, यानी अनुपात बराबर रहेगा दोनों का। यहाँ पे भी 5 का अनुपात है, तो यहाँ पे भी 5 का अनुपात रहेगा। कहने का तात्पर्य अनुपात बराबर होगा। तो अब देखिए, हमने सिद्ध कर लिया ये कोण और ये कोण बराबर है, तो अब इनकी भुजाएं समान अनुपात में होगी। समान अनुपात में होगी तो क्या होगा कि ED बटे CE की जगह, ED की जगह हम लिख सकते हैं QB, यानी इस भुजा का ये अनुपात, तो CE का अनुपात CQ। तो अब हम देखिए, ED की जगह हमने QB लिख दिया, तो इसी को हमने लिखा OP। देखिए, OP की जगह मैं लिख सकता हूं CQ, OP बराबर है CQ के, तो मैंने OP की जगह लिख दिया CQ बटे OQ, ये OQ गुणा ED के बराबर लिख सकते हैं QB, और CE के बराबर लिख सकते हैं CQ। तो देखिए, CQ से CQ कट गया, CQ से CQ कट गया, तो अब आपका EC क्या रह गया, इलास्टिसिटी ऑन C बिंदु बराबर QB बटे OQ। ये देखिए यहां तक आ गया, QB बटे OQ, ये C बिंदु पर इलास्टिसिटी ऑफ द माइंड। अब देखिए, पुनः त्रिभुज ले हम CQB, वह त्रिभुज ले अपन APC में। मैंने ये त्रिभुज लिया और ये त्रिभुज लिया, एक ये CQB जो पहले लिया था CQB, और दूसरा APC। इसमें देखिए, कोण CQB बराबर है कोण APC, समकोण, दोनों समकोण, ये 90 का और ये भी 90 का। भुजा PC पैरेलल है भुजा QB के, ये भुजा इस भुजा के पैरेलल है। भुजा CQ पैरेलल है AP के। क्लियर? क्योंकि दो भुजाएं समांतर है, वह एक कोण बराबर है, अतः त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, वह इनकी भुजाएं समान अनुपात में होगी। यानी ये भुजा का अनुपात वही रहेगा, यानी ये इन तीनों जो त्रिभुज है,
इस त्रिभुज की ये भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर होगा, इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ये हमने सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से आपको दूसरा एक ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो आप एक कोण और दो भुजाएं समांतर कर लीजिए, या दो कोण और एक भुजा समांतर कर लीजिए, किसी भी प्रकार से उनको समान जो है उनको सर्वांग सम कर सकते हैं और इनकी भुजाएं अनुपात में बराबर कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब हमारे पास जो है उसको आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। देखिए क्या है, EC बराबर है QB, EC बराबर है QB बटे OQ। क्लियर? ये मैंने देखिए यहां से उठा के रख लिया। अब देखिए ये है QB बटे OQ, तो इस OQ की जगह मैं लिख सकता हूं PC, तो वह QB बटे PC। देखिए OQ और PC बराबर है, तो QB और PC। अब अगर मैं QB की जगह लूं CB, इस QB की जगह मैं CB लेता हूं, तो PC की जगह मुझे लेना पड़ेगा AC। तो EC बराबर आ गया CB बटे AC, बराबर आ गया बिंदु का निचला भाग डिवाइडेड बाय बिंदु का ऊपरी भाग। तो ये देखिए सिद्ध हो गया कि मांग की लोच निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी मांग वक्र पर बिंदु है उसके निचले भाग में ऊपरी भाग का भाग देते हैं। तो क्या देखिए आया CB निचला भाग और AC ऊपरी भाग। अब इसमें मांग की लोच निकालनी है, तो जैसा कि कल मैंने बताया था, बहुत आसानी से मांग की लोच की गणना कर सकते हैं। ये कर्व है, इसको हमने दो भागों में बांटा, फिर इसके दो भाग कर लिए, इसके भी दो भाग कर लिए। अब हमने यहां लिख दिया A B C D E। मांग की लोच E बिंदु पर निचला भाग है ही नहीं, ऊपरी भाग AE। ऊपरी भाग के 4 टुकड़े हैं, तो मांग की लोच क्या आएगी? 0। कल भी कराया था, पिछले वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। ED, D पर मांग की लोच, तो D पर निचला भाग DE और इस D से ऊपरी भाग AD। नीचे एक भाग है, ऊपर 3 भाग है, तो 0.33 लेस देन 1, तो इस जगह आएगी मांग की लोच लेस देन 1। C बिंदु पर देखें, C बिंदु पर मांग की लोच, तो बिंदु का निचला भाग CE, बिंदु का ऊपरी भाग CA, नीचे भी 2 भाग है, ऊपर भी 2 गए, तो मांग की लोच क्या आई? इकाई के बराबर। B बिंदु पर निकालें, B बिंदु पर निकालें, तो बिंदु का निचला भाग BE बटे बिंदु का ऊपरी भाग AB, तो नीचे भाग हुआ 1 2 3, ऊपरी भाग हुआ 3 1, तो है ग्रेटर देन 1। मांग की लोच आएगी E ग्रेटर देन 1, यह मांग की लोच आएगी E बराबर 1, यह मांग की लोच आएगी लेस देन 1, यह मांग की लोच आएगी 0। लास्ट देखिए A पर देखेंगे तो निचला भाग AE, ऊपर में भाग है ही नहीं, तो आएगा 4/0 अनंत, तो मांग की लोच आएगी इन्फिनिटी। इस प्रकार से देखिए इस वीडियो में हमने देखा कि मांग की बिंदु लोच का फॉर्मूला किस प्रकार से निकाला जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सिद्ध करो कि मांग की बिंदु लोच का फॉर्मूला इस प्रकार होता है, तो आप उसे आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। किस प्रकार से हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो देखेंगे कि मांग की बिंदु लोच का फॉर्मूला यही होता है कि मांग की लोच किसी बिंदु पर मांग की लोच निकालने के लिए बिंदु के निचले भाग में बिंदु के ऊपरी भाग का भाग दिया जाता है, तो मांग की बिंदु लोच निकल आती है। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से मांग की बिंदु लोच की गणना की जा सकती है। सामान्य रूप से आपसे सिद्ध करो का कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, पर अगर पीजी लेवल पर आपसे पूछ लिया जाए कि सिद्ध करो कि मांग की बिंदु लोच का फॉर्मूला बराबर होता है बिंदु का ऊपरी निचला भाग डिवाइडेड बाय बिंदु का ऊपरी भाग, तो आपको ये पूरा का पूरा डेरिवेशन देना है। हमने एक कोशिश करी है कि जो मांग की लोच का एकदम से आपको फॉर्मूला बता दिया कि मांग की बिंदु लोच के लिए बिंदु का निचला भाग को ऊपरी भाग से डिवाइड करते हैं, तो हमने इसको यहाँ उसका सामान्यीकरण करने का प्रयास किया है ताकि आप इसे समझ पाए। मैं समझता हूँ ये वीडियो उन बच्चों के लिए आवश्यक रूप से उपयोगी रहेगा जो अर्थशास्त्र विषय से पीजी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं या ICS करना चाहते हैं। उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मांग की बिंदु लोच किस प्रकार से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।